हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है दी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद का उदय। हैनोवर काल के पूर्व तक का मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता सम्राट ही करता था और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। लेकिन हैनोवर राजा जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी भाषा से अपरिचित नहीं थे और इंग्लैंड की राजनीति में उनकी कोई रुचि नहीं थी। अतः उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में सम्मिलित होना बंद कर दिया। सम्राट ने सर रॉबर्ट वॉलपोल को कैबिनेट की अध्यक्षता का कर्तव्य सौंपा और रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन का एक तरह से प्रथम प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री की शपथ 1721 ईस्वी में की। धीरे धीरे मंत्रिमंडलीय प्रणाली के रूप में अन्य सिद्धांतों का विकास हुआ और यहीं से ही प्रधानमंत्री के पद का उदय हुआ और वहीं से ही राजा की सारी शक्तियाँ धीरे धीरे आगे समय के आधार पर प्रधानमंत्री के हाथों में चली गई। प्रधानमंत्री का यह पद 1721 ईस्वी से चालू हुआ। 1878 ईस्वी में लॉर्ड बीकन्सफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते वक्त प्रधानमंत्री पद का अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ। इंग्लैंड के शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पद वालों में प्रथम है। इसी प्रकार लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। यदि मंत्रिमंडलीय शासन का आधार बुद्धि और इच्छा है तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब का मुख्य पत्थर है। लास्की के अनुसार प्रधानमंत्री संपूर्ण तंत्र की धुरी है। विलियम हारकोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नक्षत्रों के बीच चंद्रमा है। इसी प्रकार जेनिंग्स ने कहा, प्रधानमंत्री को संपूर्ण संविधान की आधारशिला कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसी प्रकार रेमजे मोर ने लिखा कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति। प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तुस्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न हो। प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। सन 1902 से कोई भी पीयर प्रधानमंत्री नहीं हुआ और इस पद पर नियुक्ति सदा लोक सदन से ही होती आई है। अब नेक्स्ट हम आगे लेते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, पावर एंड फंक्शंस, जिसमें मंत्रिमंडल संबंधी, सम्राट संबंधी, लोक सदन संबंधी, शासन संबंधी और दल संबंधी। प्रधानमंत्री के कार्यों व अधिकारों का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। नंबर 1, मंत्रिमंडल का निर्माण करना। नंबर 2, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। नंबर 3, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। नंबर 4, मंत्रिमंडल का अंत करना। नेक्स्ट, सम्राट को परामर्श देना।
नेक्स्ट, लोक सदन का नेतृत्व करना। नेक्स्ट है शासन का संचालन करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना, संकटकालीन शक्तियां, राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। नेक्स्ट, परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री करता है। तो चलिए तो इनका एक एक का विस्तार से वर्णन हम करते हैं। पहला है मंत्रिमंडल का निर्माण करना। प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल की जो भी सूची सम्राट को दी जाती है उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के मुख्य नेताओं का भी ध्यान रखता है और मंत्रिमंडल में लेने का प्रयास करता है। उसे अपने दल के विभिन्न गुटों का भी ध्यान रखना होता है और वह उनको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। लास्की ने ठीक ही कहा है कि प्रधानमंत्री वह केंद्र है जिस पर मंत्रिमंडल का जीवन और उसका अंत निर्भर करता है। नंबर 2, मंत्रिमंडल का कार्य संचालन करना। प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है। वह औचित अनुचित का निर्णय करके विभिन्न मंत्रियों के मतभेदों को दूर करता है। वह सबको एक सूत्र में बांधकर उसमें परस्पर सहयोग बनाए रहता है। नेक्स्ट, नंबर 3, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों में कार्यसूची निर्धारित करता है और विभागों के बीच तालमेल बिठाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल का अंत। मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति तथा मंत्रिमंडल के भंग करने के विषय में प्रधानमंत्री की इच्छा का महत्व वस्तुतः पर्याप्त है। यदि प्रधानमंत्री और किसी अन्य मंत्री के बीच में कोई मतभेद होता है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री उस मंत्री को मंत्रिमंडल छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो उसका तात्पर्य संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र होता है। नेक्स्ट है सम्राट को परामर्श देना। प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद और सम्राट तथा मंत्रिमंडल और राजा को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णयों से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वे सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ही उनके संबंध में राजा को परामर्श देता है। इसीलिए इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री राजा और सम्राट के बीच की कड़ी है, क्योंकि शुरू के अंदर ही जब राजा का पद था तो डायरेक्ट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता राजा करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राजा को अंग्रेजी नहीं आती थी और वहाँ से हमारा प्रधानमंत्री का पद आया, तो एक रूप में मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच में वो कड़ी के रूप में काम करने लगा। नेक्स्ट है लोक सदन का नेतृत्व करना। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेता भी होता है। लोक सदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और प्रशासन संबंधी सब प्रश्नों का उत्तर देते हुए संसद का सीधा सामना करना पड़ता है। देश के प्रशासन व नीति के संबंध में संसद व संसद के बाहर प्रधानमंत्री को ही घोषणाएं करनी पड़ती है। संसद का नेता होने के कारण उसे लोक सदन को भंग करके अपना पुनर्निर्वाचन कराने का अधिकार भी है। नेक्स्ट है शासन का संचालन करना। वास्तविक रूप में शासन प्रमुख सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। वह शासन का मुखिया है। सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं।
वह विविध मंत्रालयों में सामंजस्य बनाए रखता है और उनके कार्यों की सामान्य देखभाल भी करता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण नियुक्तियां करना। सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा के नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं। बिशप, राजदूत, न्यायाधीश, उपनिवेशों के गवर्नर, आयोगों के अध्यक्ष, बोर्डों के अधिकारियों आदि की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री करता है। सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है संकटकालीन शक्तियां। ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन स्थिति की स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट अगला है राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। प्रधानमंत्री सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में पूरे देश की तरफ से प्रतीक रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। वह देश का प्रतिनिधि तथा देश का नेता होता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। अतः प्रधानमंत्री न केवल सदन में ही दल का नेतृत्व करता है बल्कि देश भर में दल की समस्त छोटी बड़ी शाखाओं का नेतृत्व करता है। अनुदारवादी दल का नेता ही स्वयं दल होता है। वह दलीय संगठन पर तथा आय व्यय पर नियंत्रण रखता है। यदि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसे चुनौती देता है तो वह अनुशासन संबंधी कार्रवाई करके उस सदस्य को उचित दंड देता है। इसी प्रकार मजदूर दल के संसदीय दल के नेता को न केवल संसद में ही दल का नेता स्वीकार किया जाता है वरन संपूर्ण देश में उसे दलीय नेता माना जाता है। दलीय सचेतक प्रधानमंत्री के निर्देशन पर ही कार्य करते हैं तथा उन्हीं के माध्यम से वह संसद में दल के अन्य सदस्यों को नियंत्रित करता है। महानिर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन करना। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण अधिकार और कार्य परराष्ट्र संबंधों का संचालन है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या नहीं हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम निर्णय या अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ही समझा जाता है और वह वैदेशिक मामलों का प्रभावपूर्ण नियंत्रण रखता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो इस रूप में प्रधानमंत्री परराष्ट्र संबंधों यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन करने वाला होता है। नेक्स्ट लेते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति। हर्बर्ट मॉरिसन के मतानुसार प्रधानमंत्री को समान पद वालों में प्रथम कहा जाना उसकी स्थिति को कम समझना है। उसका कथन है कि शासन प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, पर प्रधानमंत्री की स्थिति का यह मूल्यांकन वास्तविकता से कहीं कम है। समकक्षों में प्रथम उसकी सही स्थिति का वर्णन नहीं कर पाता। हारकोर्ट का कथन है कि नक्षत्रों के बीच चंद्रमा प्रधानमंत्री की स्थिति का ठीक वर्णन करता है।
ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में उसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली है। वह शासन की धुरी है। प्रधानमंत्री की शक्ति तथा उसका महत्व, जैसा कि जेनिंग्स ने कहा, कि कुछ उसके व्यक्तित्व पर, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पर तथा कुछ उसके दल के समर्थन पर भी निर्भर करता है। उसका पद आवश्यक रूप से वही बनता है जो उसका अधिकारी उसे बनाना चाहते हैं। रॉबर्ट पील, लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल जैसे प्रधानमंत्री अधिक शक्तिशाली हुए हैं, किंतु इसके विपरीत कुछ हमारे बाल्डविन, एटली, विल्सन जैसे दुर्बल प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इसलिए कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल पर छा जाए अथवा वह अपने सहयोगी मंत्रियों से दब जाएं, यह प्राय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में भी काम करता है, लेकिन उस पर भी कई तरह के बंधन होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। धन्यवाद।